आपको प्रणाम करता हूँ। आप इतने अच्छे एक्सप्रेशन है आपकी, भगवान कसम एक कविता नहीं समझ रहे, लेकिन ताली ऐसे बजा रहा है जैसे सब समझ में आती है। यही मुख्य अतिथि का मुख्य कारण है, समझ रहे हो भाई साहब, बहुत शानदार है। इससे हमेशा ले भाई फोटो ले ले, एक और ले ले, जाके बताना अपनी वाली को ऐसे हैंडसम लड़के भी मार्केट में घूम रहे हैं। बहुत बढ़िया, आइए मोफललाल जी, क्या शानदार, आइए आइए। अरे ऐसा नहीं, बैठो तो आप सामने, भगवान कसम ऐसा सौंदर्य आपको, आपके सौंदर्य को प्रणाम करता हूँ। आप तो भगवान कसम बाहर खड़े हो जाओ तो गिलहरी चढ़ जाए, समझ में नहीं आया आदमी है कि नहीं। ये रंग होता है शानदार, बिल्कुल ना जाने वाला रंग, मस्ती में आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहांगा मेरे दोनों वीर रस के कभी चले गए भाई, बैठ जा बढ़िया, कोई दिक्कत की। आप आनंद में रहना, आपने बहुत मेहनत करी भगवान कसम, सारे आपने अकेले टेंशन तो ली इस कवि सम्मेलन की, बाकी 50 लोगों को भी दादागिरी से बुलवाया। और समझ लो कल आपकी बेटा तुम्हारे तो पार्षद बनने के चांस भी नहीं है, ये चाय लेके घूम रहा, सोच रहा अगला प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत बढ़िया, ईमानदारी से बताओ, मनोज भाई ने जो मेरी प्रशंसा में ऐसी बातें करी, भाई साहब बैठ जाइए, आप भी नए नए मुख अतिथि हैं लगते हैं, 2-3 बार बाहर चले गए। बहुत बढ़िया, अच्छा बाद में देखा बहुत अच्छी मूछें हैं, शादी के पहले मेरी भी थी। भगवान के सब मैंने सोचा बार बार लुगाई के सामने झुकने से अच्छी कटवा दो, सच बता रहा हूँ भाई साहब, कोई अच्छी बात थोड़ी ना है भाई साहब। थोड़ी देर रोक लो, थोड़ी देर बाद चाय पानी कर देना, मेरी बंद हो जाएगी। पहली बार तुम किसी नेपाली को ढंग का काम करते देख रहे होगे। जरा जोरदार ताली बजा, बात समझ में आई हो तो। मैं इम्पोर्टेंट कभी हूँ, सच बता रहा हूँ भाई साहब। हाँ कोई दिक्कत भाई साहब, बस थोड़ी देर रुक जाओ, करते भैया थोड़ी देर। मेरी जान आई लव यू, इतनी श्रद्धा से मैंने अपनी लुगाई से भी नहीं कहा, और मेरा कलेजा देख, तेरा चेहरा देख के भी आई लव यू बोल दिया। एक बार दोनों हाथ खोल के मस्ती से ताली बजा दीजिए। मैं बहुत अच्छा करना चाह रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, ठंड में बहुत अच्छे 2 चाय रख देना है हमारे मुख्य अतिथि जी के लिए, उन्हें ध्यान नहीं रहेगा मुझे सुनते सुनते कौन सी ठंडी हो जाए। इंटेलिजेंट लोग रहते हैं सही में, मनोज भाई मेरी तारीफ कर रहे थे, अद्भुत कभी तो मैं इनका बहुत व्यक्तिगत रूप से फैन हूँ, बहुत इनके बहुत टैलेंटेड आदमी है, 6 बच्चे हैं इनके। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने कहा भाई साहब पहले बच्चे का नाम, अब तालियों के महोत्सव से मुझसे जुड़ जाना और बता देना, बात समझ में आए तो। मैंने कहा मनोज भाई 6 बच्चे, पहले बच्चे का नाम, बोले पहले बच्चे का नाम रामू। मैंने कहा बहुत बढ़िया मनोज भाई, दूसरे बच्चे का नाम, बोले उसका भी रामू। मैंने कहा तीसरे बच्चे का नाम, बोले उसका भी रामू। मैंने कहा 6 बच्चों के नाम, बोले सबके रामू। मैंने कहा भाई साहब दिक्कत हो जाती होगी, परेशानी हो जाती होगी, एक बच्चे को आवाज देते होगे 6 के 6 आ जाते होंगे। बोले लक्ष्मण नेपाली फालतू बात मत कर, इनके सरनेम अलग अलग हैं। जरा एक बार हाथ खोल के बता, बात समझ में आ गई है तो। स्थिति तो जरा दूसरी है भाई साहब, आदमी को करनी नहीं चाहिए टेंशन। हाँ मनवीर भाई भगवान के सब, ये देखो वीर रस के कवि की अलग ही चाल होती है, कोई बोल ही नहीं सकता कि भाई बर्तन करके भी आया है। भाई साहब, अरे कोई दिक्कत की बात नहीं भाई साहब, नेपाली को आपने बता ही दिए, कोई दिक्कत नहीं। नेपाली बढ़िया काम की चीज है, भगवान के सब में इसलिए भी खुश हूँ, हमारे पूरे नेपाल में एक भी पप्पू नहीं है, बस और जो एक था वो यहाँ आ गया, क्योंकि जो इज्जत आप पप्पू को देते हो पूरी दुनिया में कोई नहीं देता। ईमानदारी से बता रहा हूं भाई साहब, मैं तो नेपाल से जैसे ही हिंदुस्तान आया, वो एक भाई साहब मुझसे कहने लगे, बोले लक्ष्मण नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हमारे दो जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। भगवान कसम टेंशन खत्म, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं भाई साहब। हिंदुस्तान में तो इतना टेंशन लिया जा रहा है, इतना टेंशन लिया जा रहा है, जिधर चले जाओ उधर, और सबसे ज्यादा टेंशन ले रखा है महिलाओं ने। भगवान कसम देख लेना, जिधर भी इतने ग्रुप बना रखे महिलाओं ने, महिलाओं को बचाओ, इधर से बचाओ। ये आदमी रोज रोज पिट रहा है, एक भी संस्था नहीं है पुरुष बचाओ। सीने पे हाथ रख के बता देना भाई साहब, एक भी संस्था नहीं है। इनकी गति यही समझ रहे हैं, तब मैं पुरुषों के समर्थन में आया। जिधर चले जाओ महिला महान, महिला महान, महिला महान। मैंने कहा हट,
हम पुरुष महान। इस सृष्टि में अगर सबसे ज्यादा कोई महान है तो भाई साहब हम पुरुष हैं। हमारा इतिहास सही से नहीं लिखा गया। हम पुरुषों ने जो महान काम किए इतिहास ने नहीं बताया सही। हम पुरुष से ज्यादा आज तक सृष्टि में कोई महान नहीं हुआ। हम पुरुष एक लाइन में जीवन गुजार देते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार। विश्वास ना हो भाई साहब, इन महिलाओं को देखना, मात्र 1000 रुपए की सैंडल लाएंगी और पूरी कॉलोनी में दिखाएंगी क्यों रीना कैसी लग रही हूं। भगवान कसम इतने में भी दिल ना भरे, व्हाट्सएप पर डाल दे क्यों कैसी दिख रही हूं। हम पुरुष एक लाइन में जीवन गुजार देते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार। विश्वास ना हो साहब, हम पुरुषों को देखना 3000 रुपए की दारू पिए और चुपचाप आके सो जाएं, कोई घमंड नहीं। पुरुष जन्मजात महान है भाई साहब। पुरुषों का इतिहास गलत लिखा गया है। पुरुष रिश्तों में भी महान है भाई साहब। पुरुष ने जो रिश्ते जिए हैं सृष्टि में कोई नहीं महिला जी सकती। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं भाई साहब, कभी भी अपनी पत्नी अपनी छोटी बहन को प्यार की दृष्टि से नहीं देखेगी, और हम हमेशा पत्नी की छोटी बहन को। इस बात पे तो मुखतिथि साहब भी समझ गए। आदमी जन्मजात महान है भाई साहब। पुरुषों ने जो जिंदगी में जिया जी नहीं सकता। जिधर देख लेना 4 महिलाओं के, हम पुरुषों के खिलाफ बुराई, जिधर देख लेना 4 महिलाएं एक साथ बैठ जाएंगी। इस करिए को देख लो कैसे देख रहा है, इस टोपे को देख लो, इस गंजे को देख लो, इस चश्मे को देखो कैसे घूर रहा है। हमेशा पुरुषों की बुराई, और हम पुरुष जन्मजात महान। जिधर 4 पुरुष एक साथ बैठ जाएंगे और एक भी दिख गई, एक बार दोनों हाथ खोल के बता दो मस्ती से, पुरुष ने एक लाइन में जीवन गुजारा है भाई साहब। ईमानदारी से बता रहा हूं, आदमी मस्ती में जीवन नहीं जीना चाह रहा। नेपालियों को तो मैटर ही अलग है भाई साहब, सच बता रहा हूं भाई साहब ईमानदारी से। मैं तो स्कूल गया, टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ, सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर इस बात पे मुझे जरा भी घमंड नहीं है। अरे बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा। मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 10 लाख है। मैंने कहा नहीं है सर। बोले 5 लाख है। मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। तो बोले क्या खाक बिजनेस करेगा। मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। और बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा। मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा। मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। और आगरा में तो ये कहने की जरूरत ही नहीं है। आगरा में हम लोग तो तमाम बार आए हैं। आगरा अपने आप में अद्भुत है। आगरा के लोग अद्भुत हैं, आगरा के बच्चे बहुत अद्भुत हैं। इतने अच्छे बच्चे आगरा के हैं सर कि कहीं नहीं हो सकते। एक बच्चा बड़ा शैतान था तो दादी ने कहा दिन भर तुम टीवी देखते हो, हमसे बात क्यों नहीं करते। वो बच्चा आगरा का, उसने कहा दादी आज हम आपसे बात कर ही ले रहे हैं। दादी आप ये बताओ हम लोग इस घर में 6 लोग कब तक रहेंगे। तो दादी ने कहा 6 लोग, कौन 6 लोग। उसने कहा एक तो आप, एक हम, मम्मी पापा, हमारी बहन, और घर में जो बिल्ली पली है 6 लोग। बिल्ली तक को उसने गिन लिया। कहा दादी हम लोग केवल हमेशा 6 लोग रहेंगे। तो दादी ने कहा चिंता ना करो, तुम्हारे पापा से हम कह देंगे तो एक डॉगी ले आएंगे, हम लोग 7 लोग हो जाएंगे। तो बच्चे ने कहा वो डॉगी बिल्ली को खा जाएगा, हम लोग फिर 6 लोग बचेंगे। तो दादी ने कहा बेटा चिंता ना करो, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारी दुल्हन आएगी, हम लोग फिर 7 लोग हो जाएंगे। तो उसने कहा दादी छोटी वाली बहन बड़ी होगी, उसकी शादी होगी, वो घर चली जाएगी, फिर हम लोग 6 लोग बचेंगे। दादी बड़ी परेशान। उसके बाद दादी ने ब्रह्मास्त्र लगाया, कहने बेवकूफ़ जब तेरी शादी होगी तो तेरा बच्चा भी तो होगा। तो उसने कहा दादी फिर आप मर जाओगी, हम लोग फिर। तालियां कमज़ोर हैं आपकी, ताली पीछे वाले भी हाथ उठा के बजाएं जोरदार। ताली आप बजाते रहेंगे तो ये कवि सम्मेलन अच्छा रहेगा। हमारे बीच में विनोद पाल जी हैं जो बहुत ही वायरल कवि हैं, उनकी तमाम कविताएं वायरल हैं। यूट्यूब पर जो आप देखते होंगे तमाम कवियों को तो उसमें विनोद पाल जी अक्सर आया करते हैं। एक अद्भुत कवि हैं, 4 पंक्तियों से उन्हें मैं बुलाना चाहता हूँ। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने,
आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं है खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे भाई विनोद पाल जी के लिए आए, आपको उठा के लगवाएंगे, हंसने पर मजबूर करेंगे हमारे भाई विनोद पाल जी। लेकिन तालियां अभी भी उनके सम्मान में थोड़ी सी कम है। जोरदार तालियां पूरा सदन बजाएं तो मैं विनोद भाई को बुलाऊं। विनोद पाल, इस पावन मंच को नमन करता हूं, सूरज तिवारी जी को नमन करता हूं। उन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम रखा, मैं चाहता हूं उनके सम्मान में जोरदार तालियां। क्या बात है, वाह। राजस्थान में वैसे तो ना जाने कितने गांव हैं, लेकिन एक गांव ऐसा भी है जिसका नाम पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं कमिश्नर साहब, पर एक कुआं ऐसा भी पड़ता है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। तो देखने के लिए मैं और हेमंत पांडे भाई उस कुएं के पास गए। मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। हेमंत पांडे ने अपना नाम लिया हेमंत पांडे, तो कुएं में से आवाज आई हेमंत पांडे। फिर हमने सूरज तिवारी जी का नाम लिया, मैंने झुक के नाम लिया सूरज तिवारी जी, तो कुएं में से कोई आवाज नहीं है भाई साहब। अच्छा, पर मुझे टेंशन होगी, इतना बड़ा व्यक्ति तो उनका नाम क्यों नहीं आया। मैंने दोबारा नाम लिया ग्लेवर लाइव फिल्म्स वाले सूरज तिवारी जी, फिर कोई नाम नहीं आया। बगल में एक बाबा थे, मैंने बाबा से पूछा बाबा कोई गलती हो गई तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई, जब मैंने सूरज तिवारी जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई। तो बाबा ने बोला बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, हेमंत पांडे का जवाब हो सकता है, सूरज तिवारी जी का कोई जवाब नहीं है। लाजवाब व्यक्ति भाई विनोद भाई, क्या बात है, क्या बात है। तो सूरज तिवारी जी आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया। मेरी पेमेंट तो इनसे थोड़ी सी मोटी करवा देना। ये बढ़िया है, बहुत बहुत शानदार कर। राकेश जी मैं नमन करता हूं भाई साहब, आपने मुझे माला पहनाई और मां कसम जैसे आपने पहनाई ऐसी तो मेरी लुगाई ने भी नहीं पहनाई थी भाई साहब। और मैं चाहूंगा इस बार 2024 का करवा चौथ रखे आप मेरे लिए। मैं अपनी वाली को कुछ भी समझा के आऊं, पर आपका व्रत खुलवाने के लिए आऊंगा मैं यहाँ पे। बहुत अच्छे। सच में कमिश्नर साहब को मंच मिला, कमिश्नर साहब ने बोला हम क्या बोलेंगे, अब इनको बोलने दिया जाए। पुलिस एक ऐसा तबका है, यकीन मानिए सब, मैंने बहुत अमीर आदमी देखे हैं, हाथों चारों उंगलियों में सोने की अंगूठी है, अच्छा, गले में सोने की मोटी चैन, पर सिर्फ इसी विभाग के आगे हम तो गरीब आदमी हैं, इतना नहीं कर पाएंगे। देख लो कुछ भी हो जाए तो। अच्छा मैं बता दूं सर कमिश्नर साहब, पिछली बार मैं आगरा में दूसरी बार आ रहा हूँ। अच्छा, पहली बार मैं यहाँ के पुलिस स्टेशन में आया था और उन लोगों ने मुझे सुना जो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि आगरा की पुलिस देती भी है। बढ़िया, अच्छा। उन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी, मैंने ये देखने के लिए कि कितनी पेमेंट दी है। खाकी कलर का लिफाफे का बस छोटा सा कोना फाड़ा था। पीछे से एक पुलिस वाले ने मेरी गुद्दी पकड़ ली, बोला बेटा सरकारी कागज फाड़ दिया। अच्छा, कमिश्नर साहब 10,000 में बुलाया था, 2 लाख रुपए में छोड़ा। बहुत बढ़िया, हमारे बीच में पंजाब के भी एक आदमी बैठे हुए हैं। पंजाब का आदमी यूपी में देख के मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, वरना पंजाब का आदमी यूपी में फंसा, बहुत बुरा फंसा भाई साहब। पंजाब का एक आदमी यूपी के कुएं में गिर गया और कह रहा बचाओ बचाओ बचाओ। यूपी का एक आदमी कह रहा कौन है भैया, कह रहा 80 यहाँ, कह रहा एक होता तो बचा भी लेता। अच्छा, तो ये चल रही है परिस्थितियां हमारे संग, तो ये बहुत ज्यादा है। सूरज जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सूरज जी बार बार इधर उधर देख रहे हैं, जब भी इनका नाम लेता हूँ ये इधर उधर देखने लग जाते हैं। ये अमीर होने की निशानी होती है भाई साहब। और मैं सर आपसे बोलना चाहूँगा, और ईशान बेटे जीवन का बहुत बड़ा मकसद मिल गया तुझे जीने का, और ये बड़ी उपलब्धि बहुत कम लोगों को मिलती है। सच है कि जब एक बच्चा सामने बैठ के अपने टीचर को काम करते हुए देखता है, और आज एक टीचर अपने उसी बच्चे को सामने काम करते हुए देखेंगे, तुमने अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि कमाई है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हालांकि ईशान बालों के मामले में भाई साहब हम सबको धोखा दे चुका है, सीनियर है। मैं क्या हमारे कभी समय, अरे सोनल जैन होटल के अंदर आई, होटल के पास उनसे पूछना है सोनल जैन ने पैर छू लिए इसके। ये पिछले दिनों दिल्ली में आया, मेरे घर में कवि सम्मेलन, हमारे यहाँ पे कवि सम्मेलन था, हमारे यहाँ पे कवि सम्मेलन था, मेरे घर में आए, मेरी वाइफ ने इससे घूंघट करके, अर्चा जेठ जी भी आए। ये दुनिया का पहला ऐसा लड़का है जिसके पिता को कभी ये लाइन बोलने का मौका नहीं मिला, बेटे ये किनारी पे सफेद बाल तेरी वजह से नहीं आ रहा। बढ़िया है।
क्योंकि उनकी हरकतों की वजह से इसके सर पे आ रहे हैं। अरे बाप रे, बहुत बढ़िया। विनोद यादव जी बहुत बड़ी हस्ती, मैं नमन करता हूं साहब। आपके इस बेटे ने इस कार्यक्रम को एक रूपरेखा दी, एक काम दिया। बहुत कम माँ बाप होते हैं जिनके बेटे ऐसे मतवाले निकलते हैं और अपने क्षेत्र में अपना नाम कमाते हैं। मैं इस बच्चे के लिए एक बार जोरदार तालियां आपसे मांगना चाहूंगा। वाह 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 वाह। एक तो मैं काफी देर से देख रहा हूं, ये जो गुलाबी ड्रेस में महिला बैठी है ये बिल्कुल भी ताली नहीं बजा रही है। और ऐसी एक महिला कमिश्नर साहब हमें हर कवि सम्मेलन में मिल जाती है। मैं पिछले दिनों नारनौल में कवि सम्मेलन में गया था। सामने एक महिला बैठी, भाई साहब मैंने कविता सुनाई, मुक्तक सुनाया, छंद सुनाया, यहां तक कि चुटकुला भी सुनाया, पर अगली हंस के ही ना दे। अच्छा। आखिर में मैं नीचे उतर के गया, मैं पैरों में पड़ गया। मैं कहा बहन जी आप हंस क्यों नहीं रही? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। बढ़िया है। और इन महिलाओं का यही है, जब ये सास बनती है बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनते तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनते तो नंद अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका। बहुत बढ़िया भाई। इस बात पे तो विनोद यादव जी की पत्नी ने भी ताली बजा दी। मैं बतला रहा हूं भाई साहब, इससे ज्यादा वो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी भूएं, सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो ये सारी भूएं हंस रही हैं। इनको आगे चुटकुला सुनना भी नहीं है, इनको तो इसी में मजा आ गया कि सास खाई में चली गई। तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गई, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तो बहुत प्यार करती थी। करी ना मेरी वाली तो आई ना। तो ये चला हेमंत पांडे की बात बतलाना चाहता हूं भाई साहब, मैं इस व्यक्ति की इज्जत क्यों करता हूं। अच्छा। इस व्यक्ति की इज्जत मैं क्यों करता हूं, मैं आप पूरे सदन को बताना चाहता हूं। क्योंकि ये लड़का जब 12वीं क्लास में था, ये लड़कियों के स्कूल के बाहर जाके खड़ा हो जाता था, और जब लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती थी तो भाई बोलता था कि जब तक तेरा भाई जिंदा है अच्छा तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। किसी लड़की को कोई लड़का परेशान करता था तो ये उस लड़के को जाके मारता था और उस लड़की से कहता था कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर अगले साल इसकी शादी हो गई, हनीमून पे घूंघट उठाया और आदत से मजबूर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और ताली तो अब इस बात पे बजाना, शादी के 10 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। अच्छा भाई वाह। मैं बता रहा हूँ कमिश्नर साहब, मैं मेरे से कई लोग कहते विनोद थोड़ा सा पतला हो जा। मोटे आर्टिस्ट ज्यादा लंबे नहीं चलते। ईशान ने कई बार बोला भैया आप पतले हो जाओ, भैया आप पतले हो जाओ। मैंने भी कई बार कोशिश की पर नहीं हुआ। पहले मैं ईशान से भी ज्यादा पतला था। अच्छा। वो तो हुआ कि हमारी भैंस ने कटरा दिया, वो कटड़ा बहुत ज्यादा पतला था, बिल्कुल उसके बचने की उम्मीद नहीं थी। मेरी मम्मी ने बोला बेटा जा जानवरों के डॉक्टर के पास जा और इस बछड़े के लिए कोई दवाई लेके आ जिससे ताकतवर हो जाए, थोड़ा सा फूल जाए। तो मैं गया, उन्होंने मुझे एक सफेद रंग का कैप्सूल दिया और एक प्लास्टिक का पाइप दिया। उन्होंने बोला बेटे प्लास्टिक का पाइप उसके मुंह में लगा के और ये गोली डाल के फूंक मार दियो। मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया कमिश्नर साहब, मैंने प्लास्टिक का पाइप लगाया, गोली डाली। अब इससे पहले कि मैं फूंक मारता बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बढ़िया। और आज ये दिल्ली का सांड आपके बीच में कविता सुना रहा है। अच्छा है भाई वाह। मैं बतला रहा हूँ भाई साहब, हमसे ज्यादा तो किसी ने समझा। मैं बस ये जो पीछे पीली सी शर्ट में भाई साहब बैठे हैं अपने माथे पे यूं उंगली रख के, मैं बस आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा सर, आप इस तरफ आके बैठ जाइए। हो कह रहा है लाइट आपके सर पे पड़ रही है, मेरी आंखों पे चौंधा आ रहा है भाई साहब। और मैं ऐसे ऐसे करके पढ़ नहीं पाऊंगा ज्यादा देर तक। और इसमें ज्यादा शर्माने वाली बात नहीं है, किसी भी पुरुष के सर पर 2 ही स्त्रियां हाथ फेरती हैं। अच्छा। एक माँ और एक पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल उड़ते हैं। बहुत बढ़िया, तालियां। और आपको देख के लग रहा है जैसे पूरा आगरा ने हाथ फेर रखा हो। बहुत बढ़िया। अच्छा। मैं बताऊं भाई साहब आगरा के लोग कितने चालाक हैं। हेमंत भाई सुनना आप, हेमंत भाई क्लार्क हिल होटल के बाहर मैं आपको बताऊं सर, यहाँ से भी एक जब मैं आया था एक अर्थी जा रही थी। यहाँ के लड़के कितने चालाक हैं, यहाँ के आदमी तक इतने चालाक हैं भाई साहब। यहाँ से अर्थी जा रही तो आदमी रोता हो जाए, हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा। मैं साइड में खड़ा हो गया तो बगल में एक औरत खड़ी थी, उसने उस पति को रोते हुए बोला हाय कितना प्यार करता था अपनी पत्नी से, अगर मेरे पास इसका नंबर होता तो मैं इससे शादी कर लेती। अब गलती से ये बात उस पति के कानों में चली गई। अब उसका रोना देखिए। अच्छा। हाय राम,
अब मेरा नंबर 9811740094 पे कौन पूछेगा कि खाना खाया है? बहुत बढ़िया। अच्छा। पर उसने इतनी जल्दी बोल दिया कि महिला ने सिर्फ आधा नंबर ही लिखा था। उसने बोला यार 981174 के बाद इसने क्या बोला है? अब उसने अपनी स्पीड थोड़ी कम करी। अरे 981174 0094 पे कौन 0094 पे कौन पूछेगा कि मैंने खाया कि नहीं? बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। मैं इतने ज्यादा चला के भाई साहब यहाँ पे मैं बतला दूं आपको। इतने बड़े बड़े कवियों को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे फेरों के बाद फिर से बरमाला का कार्यक्रम रख दिया हो। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। पापा बोले मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं तेरी माँ संभाल। तो जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू। अरे जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से कभी हुए हमें देख सभी कहने लगे आलतू जलालतू और आई बला को टाल। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, भगवान कसम मुफतलाल जी को प्रणाम करता हूँ। मेरा तो कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्शन हो गया। अमिताभ बच्चन ने मुझसे पूरे 15 सवाल पूछे, 14 सवालों के मैंने बिल्कुल ठीक जवाब दिए और 5 करोड़ जीत गया। लेकिन जैसे ही अमिताभ बच्चन ने मुझसे 15वां सवाल पूछा, भगवान कसम मुझे सवाल का जवाब आता था, जानबूझ के जवाब नहीं दिया और 7 करोड़ हार गया। अमिताभ बच्चन ने मुझसे पूछा कि बताओ इस पूरे देश में सबसे कम बजट का कवि सम्मेलन कौन कराता है? भगवान कसम में 7 करोड़ हार गए, लेकिन मुफतलाल जी का नाम नहीं। वाह 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 वाह, आप सुन रहे हो, मुफतलाल जी की जगह मुफतलाल कर दिया। लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ। वाह वाह वाह। लोग मुझे दनादन कहते हैं। मैं राजनीति की विसंगतियों पर व्यंग करता हूँ। शादी के बाद आदमी की हालत क्या हो जाती है, ये 4 पंक्तियाँ सुनिए और व्यंग का आनंद लीजिए। मथुरा वालों, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ कितना अच्छा व्यंग सुनते हैं, क्योंकि मैं जब यहाँ आया तो मफतलाल जी ने मुझसे कहा कि दीपक दनादन तुम भोपाल से आए हो, याद रखना मथुरा के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। फिर मैं थोड़ा सा घर में गया अंदर भोजन करने के लिए, वहाँ पे आए, 1 रोटी परसी और कान में बोले दीपक दनादन भूल मत जाना तुम भोपाल से आए हो, याद रखना मथुरा के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। ऊपर में चेंज करने गया तो फिर आ गए, बोले दीपक दनादन ध्यान है ना, भूल तो नहीं गए, तुम भोपाल से आए हो, मथुरा के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई साहब आप तो ये बताओ कि मथुरा के सब लोग समझदार हैं कि कुछ बेवकूफ़ भी पाए जाते हैं? ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाए जाते हैं। आप सब समझदार लोग हैं। लोग मुझे दनादन कहते हैं क्योंकि अपन टनाटन रहते हैं। अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। अब आपके मन का सुनाना चाहता हूँ। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार दनादन। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। अरे कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। बड़े निठल्ले सांड हो गए खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कबाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम मंगार दनादन। तो बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन।
अरे बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन, वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार दनादन। तो हमने तकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई, हमने तकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुनटुन सी दमदार दनादन। हमने तकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुनटुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार दनादन। मेरे मामा कहते हैं कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भगवान कसम एक दिन उठ गया सुबह 4 बजे, फिर क्या हुआ, सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4। सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता अपने आगे, बिना पदक के रेस जीत गए ऐसी थी रफ्तार दनादन। तो बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली। अरे बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दे हम उपचार दनादन। एक दिन मुझे भी प्रेम हो गया, एक लड़की दिख गई सुंदर सी, मैं चला आया उसके पास प्यार का इजहार करने, क्योंकि उस समय तक अपन ने मोहन भाई को सुना नहीं था, तो अपने ऊपर भी प्यार का खुमार छाया, तो मैं चला गया उसके पीछे। फिर क्या हुआ सुनना, मेरे मन की तन्हाई में एक सुंदर कन्या हुई बाधा, ऐसे मेरा संयम टूटा जैसे संसद की मर्यादा। मेरे मन की तन्हाई में एक सुंदर कन्या हुई बाधा, ऐसे मेरा संयम टूटा जैसे संसद की मर्यादा। मैंने उससे इजहार किया मन की सरकार बनाने दो, तुम करो समर्थन चाहत का यह गठबंधन हो जाने दो। मेरे चश्मे से 4 हुई आंखों से आंखें 4 करो, बन जाओ मेरी घरवाली और ये घरवाला स्वीकार करो। मेरी इस भ्रष्ट जवानी में कितने सारे घोटाले हैं, तुमको देखा तो फील हुआ अच्छे दिन आने वाले। सुनकर मेरे मन की बातें वो रूपवती शर्माई बड़ी, नाखून चबाती जाती थी और हिलती जाती खड़ी खड़ी। फिर हुआ अचानक कुछ ऐसा, ये आंखें मेरी गोल हुई, मेरी चाहत वाली बातें गश खाकर डामाडोल हुई। मैं चक्कर खाकर घूम गया, जैसे ही उसने मुंह खोला, क्या मुंह खोला आप सुनना, मैं चक्कर खाकर घूम गया, जैसे ही उसने मुंह खोला, मुत्तो भी तुम ते प्याल हुआ ओ दीपक दी तोला तोला। मंजिल तक आते आते ही मेरी गाड़ी क्यों फिसल गई, मैं जिसको कोयल समझा था वो आए तोतली निकल। वो झूम गई मुझसे बोली के तल तले दे हम तादी, वो झूम गई मुझसे बोली के तलो तले दे हम तादी। मैं चिल्लाया भगवान बचा मेरे भविष्य की बर्बादी। मैं होश गवा कर गिरा वहीं खुल गई नींद, मैं जाग गया भगवान तुम्हारी कृपा हुई ये आया संकट भाग।